जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन इसके संबंध में सीखेंगे। इससे पहले कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। संघ सूची क्या है, संघ सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं, समवर्ती सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, तो इस पर आधारित आज की कक्षा है। आइए शुरू करते हैं। केंद्र तथा राज्य के मध्य संबंध एवं शक्तियों का विभाजन। सबसे पहले हम संबंधों पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। संबंधों के तीन दृष्टिकोण हैं। कितने? तीन दृष्टिकोण हैं। पहला विधायी संबंध केंद्र और राज्य के बीच में, इसका जो वर्णन है विधायी संबंध का या विधायी शक्तियों के विभाजन का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 तक है। ठीक है। और प्रशासनिक संबंध के बारे में जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 256 से 263 के बीच किया गया है। ठीक है। और वित्तीय संबंधों की जो बात है, केंद्र और राज्य के बीच के वित्तीय संबंध या वित्तीय शक्तियों की जो बात है उसके बारे में जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 268 से 293 के बीच है। तो कई बार प्रश्न बनते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच की विधायी शक्तियों का वर्णन संविधान के किस भाग में है, भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 11 में है ना। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक विधायी संबंधों की बात की गई है या विधायी शक्तियों के विभाजन की बात की गई है? तो अनुच्छेद 245 से 255 तक है। इस तरीके के प्रश्न भी बनते हैं, तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपने मुख्य टॉपिक की तरफ, जहां पर केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है। संविधान की 7वीं अनुसूची जो है उसमें केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में कहा गया है। ठीक है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां वर्णित हैं। पहले को कहा गया संघ सूची, दूसरे को राज्य सूची और तीसरे को कहा गया समवर्ती सूची। ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं संघ सूची क्या है। कई बार पूछा गया है। प्रश्न जो बनता है वो ये है कि संघ सूची या राज्य सूची या समवर्ती सूची संविधान की किस अनुसूची में है? तो उसका जो पहला उत्तर आता है वह है संविधान की 7वीं अनुसूची में विभिन्न सूचियों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। कितनी सूचियों की बात कही गई है? 3 सूचियों की बात कही गई है। पहला क्या है? पहला जो है वह है संघ सूची। पहला संघ सूची। संघ सूची क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। संघ सूची एक ऐसी सूची है जिसमें ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। किसको है? संसद को कानून बनाने का अधिकार है। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय इसमें 97 विषय इसमें शामिल थे। किसमें? संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? 97 विषय शामिल थे। लेकिन इस समय संघ सूची में 100 विषय शामिल हैं। 100 विषयों पर संसद जो है कानून बना सकती है। ठीक ना। अब कौन कौन से विषय हैं जिसमें संसद कानून बना सकती है? संघ सूची के अंतर्गत जो आते हैं वह रक्षा, बैंक, संचार, विदेशी मामले, नागरिकता, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, है ना, मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित, परमाणु ऊर्जा से संबंधित, बचत से संबंधित, जनगणना से संबंधित, आयकर तथा निगम कर से संबंधित। तो इस तरह के बहुत सारे जो विषय हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं जिस पर संसद ही कानून बना सकती है। ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे संघ सूची क्या है। आगे चलते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण सूची है वह है राज्य सूची। क्या है? राज्य सूची। राज्य सूची
एक ऐसी सूची है जिसमें उन विषयों को शामिल किया गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान मंडलों को है। किसको है कानून बनाने का अधिकार? राज्य विधान मंडलों को है। ठीक ना। अब राज्य विधान मंडल से तात्पर्य यह है कि जिस राज्य के अंदर केवल विधानसभा है वहां पर राज्य सूची में वर्णित विषयों पर केवल विधानसभा ही कानून बनाएगी, और जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं वहां पर राज्य सूची में वर्णित विषयों पर दोनों मिलकर, जिसे आप विधानमंडल कहते हैं, तो वहां पर राज्य विधानमंडल कानून बनाती है ना। तो जब संविधान लागू हुआ तो उस समय इस सूची में 66 यानी 66 विषय शामिल किए गए थे, लेकिन इस समय वर्तमान समय में 61 विषय राज्य सूची में शामिल हैं, है ना। जैसे राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय हैं उसमें कृषि है, पुलिस है, लोक व्यवस्था है, स्वास्थ्य है ना। इस तरह के विषयों को राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है जिस पर राज्य विधानसभा या राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। तो कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है, ये ऑप्शन दे देता है कि राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं, तो पता चला 66 भी दे दिया, 61 भी दे दिया। तो आप अगर पुराना जानते होंगे तब आपका उत्तर गलत हो सकता है, क्योंकि 66 पहले था, ये पहले था जो अब नहीं है। अब केवल 61 विषय ही राज्य सूची में रह गए हैं। तो जो करंट है वह आपको जानना चाहिए। अब चलते हैं अगली सूची की तरफ, समवर्ती सूची। ठीक ना। समवर्ती सूची क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इस सूची में जो शामिल विषय होते हैं उस पर संसद और राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें ऐसे विषय होते हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, यानी केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। हाँ, पर इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि यदि दोनों कानून में गतिरोध उत्पन्न होगा तो केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। अगर राज्य किसी विषय समवर्ती सूची में किसी वर्णित किसी विषय पर कानून बनाता है और केंद्र भी बनाता है और दोनों के बीच कोई टकराव होता है ना, तो ऐसी स्थिति में राज्य द्वारा बनाया गया कानून निरस्त माना जाएगा, केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। ठीक है, समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में। हाँ, इसमें जो शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ तो इसमें भी 47 विषय थे। कितने? इसमें भी 47 विषय थे। आज के समय में, वर्तमान समय में इस सूची के अंदर 52 विषय हैं। कौन कौन से विषय हैं? जैसे जनसंख्या नियंत्रण है, वन है, परिवार नियोजन है, शिक्षा है, सामाजिक एवं आर्थिक योजनाएं हैं, और भी बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है। अब जो आगे बात होती है वह है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची क्या है? ये अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में बात की जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं वो राज्य के पास दी गई हैं। किसके पास दी गई हैं? राज्य के पास दी गई हैं। लेकिन कनाडा का जो संविधान है उसके अंदर जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास रहती हैं। तो अवशिष्ट सूची वो मानी गई कि जिसमें उपरोक्त विषय शामिल नहीं होते, यानी जो ऊपर तीनों सूचियों के विषय हैं अगर उससे इतर कोई विषय है तो वह अवशिष्ट सूची का विषय माना जाता है और उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। अवशिष्ट सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है और ये अवशिष्ट सूची वह होती है जिसमें उपरोक्त तीनों सूचियों में शामिल विषय नहीं होते। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब कुछ विशेष स्थिति है जिसमें संसद को कुछ शक्तियां दी गई हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक ना। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। इसमें क्या कहा गया? इसके अंतर्गत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, कितने? 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित कर दे। किसका घोषित कर दे?
राष्ट्रीय हित का घोषित कर दे, है ना। अगर वो कह दे 2/3 बहुमत से कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय हित का है, तो ऐसी स्थिति में संसद उस पर कानून बना सकती है। ध्यान देने की बात है, अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा, लोकसभा नहीं, राज्यसभा अपने उपस्थित, यानी जो उस दिन उपस्थित हैं उस सदस्यों के 2/3, या आप ये कह लें कि जो मतदान करने वाले सदस्य होंगे राज्यसभा के, उनके 2/3 बहुमत से यदि राज्य सूची के किसी विषय को वो राष्ट्रीय हित का घोषित कर देते हैं, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। लेकिन इस प्रकार का जो कानून होगा वह केवल 1 वर्ष तक के लिए ही प्रभावी होगा। कितने के लिए? केवल 1 वर्ष तक के लिए ही प्रभावी होगा। हाँ, यह जरूर है कि 1 वर्ष के बाद इसे, प्रत्येक वर्ष के बाद इसे बढ़ाया भी जा सकता है ना। तो एक तो ये विशेष शक्ति हो गई जो राज्य से संबंधित विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित करने के बाद संसद उस पर कानून बना सकती है। दूसरा है अनुच्छेद 250। क्या है? अनुच्छेद 250। इसके तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, है ना, या धारा 356 के अंतर्गत, आपने पढ़ा होगा धारा 356 का दुरुपयोग, बार बार शोर शराबा इस पे मचता रहता है। यानी 356 के अंतर्गत भी राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रपति शासन के समय, राष्ट्रपति शासन के समय संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। बात समझ रहे होंगे आप। यानी अगर राष्ट्रीय आपात की स्थिति है तो राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा? उस समय आपातकाल की स्थिति में प्रत्येक विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है जिसकी जो अवधि होती है, अधिकतम अवधि होती है एक बार में, वो होती है 6 माह, है ना। 6 माह के लिए ही राष्ट्रपति शासन लगता है। फिर बाद में आप उसको 6-6 माह करके बढ़ा भी सकते हैं, पर 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में जबकि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है 356 के अंतर्गत, तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची में वर्णित विषयों पर संसद कानून बना सकती है। केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जा सकता है। बात क्लियर हो गई। अब कुछ विशेष स्थितियां हैं जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कई बार ऐसा होता है जब 2 राज्य अपनी सहमति से संसद से अनुरोध करते हैं कि वो राज्य में वर्णित किसी विषय पर कानून बनाए, है ना। अनुच्छेद 252 किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 252 के तहत जब राज्यों द्वारा संसद से या केंद्र से अनुरोध किया जाता है कि वो राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर कानून बनाएं, तब संसद राज्य सूची में वर्णित उस विषय पर कानून बना सकता है। मतलब ये राज्यों की सहमति के कारण ही हो सकता है ना। ऐसा जब वो कानून बनेगा तो वो राज्य उसे स्वीकार कर सकते हैं, ठीक ना, करेंगे, क्योंकि उनके अनुरोध पे वो कानून बनेगा, ठीक ना, वो अडॉप्ट करेंगे। ऐसा कई बार हो चुका है। जैसे 1953 में ऐसी स्थिति आई थी। 1953 स्थिति में 53 ईस्वी में 5 राज्यों द्वारा संपदा शुल्क के संबंध में, किसके संबंध में? संपदा शुल्क के संबंध में कानून बनाने के लिए 5 राज्यों ने संसद से, केंद्र से अनुरोध किया, है ना, कि वो कानून बनाए। तो ऐसी स्थिति में यह विषय चूंकि राज्य का था, फिर भी संसद ने वो कानून बनाया, है ना। दूसरी स्थिति यह है कि 1955 ईस्वी में, कब? 1955 ईस्वी में 8 राज्यों ने संसद से डिमांड की, केंद्र सरकार से डिमांड की। उन्होंने कहा कि पुरस्कार प्रतियोगिता के संबंध में कानून बनाया जाए। तो उस समय भी चूंकि वो विषय जो था वो राज्य सूची के अंतर्गत आता था, लेकिन राज्यों के अनुरोध करने पर संसद ने उस पर भी कानून बनाया, ठीक है। तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में भी संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। यह संसद को प्राप्त विशेष स्थिति में शक्तियां हैं। एक स्थिति और आ जाती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधि की बात आ जाए, अंतर्राष्ट्रीय करार की बात आ जाती है,
तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 253 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 253 के तहत जो केंद्र सरकार होती है, अंतर्राष्ट्रीय संधि के संबंध में अगर कानून बनाना पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय किसी करार के लिए कानून बनाने की जरूरत पड़ी जो भारत के किसी भी भूभाग में लागू होना है या वहां के लिए ये संधि की जा रही, करार किया जा रहा है, और वो विषय किसी राज्य के अंतर्गत भी आ रहा होगा, तो भी कानून बनाने का जो काम में होगा वो राज्य की अनुमति लिए बिना केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है। पर ऐसा कब होगा? जब अंतर्राष्ट्रीय करार की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय संधियों की बात होगी, तब ऐसा किया जाएगा। ठीक है, तो यह विशेष स्थितियां हैं जब संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया जा सकता है या दिया जाता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया होगा इसके संबंध में कि किस विषय पर कौन सी सरकारें कानून बना सकती हैं और विशेष स्थिति में संसद को कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। यह इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए जरूर उपयोगी होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अपने बहुमूल्य सुझावों से हमको अवगत भी कराते रहें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगले वीडियो तक के लिए एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद।